आज हम सबसे पहले आपको एक चिंताजनक खबर बताएंगे और वो ये है कि अब भारत और चीन के संबंधों में एक खतरनाक मोड़ आ गया है। कल दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद पर 13वें राउंड की मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद भारत ने जो बयान जारी किया है उससे ऐसा लगता है कि अब भारत को शायद चीन पर विश्वास नहीं रहा। यह भारत की तरफ से चीन को लेकर अब तक का सबसे सख्त बयान है, जिसमें भारत ने कहा है कि चीन भारतीय इलाकों को खाली करने पर राजी नहीं हो रहा है। यानी और दूसरी तरफ चीन ने भी ऐसा ही बयान दिया है और कहा है कि भारत अपनी अनुचित मांगों पर अड़ा हुआ है। और आज चीन के सरकारी मीडिया ने तो भारत को यहां तक धमकी दी है कि अगर भारत ने युद्ध शुरू किया तो भारत की हार निश्चित है और चीन इस मामले में अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को भी नहीं मानेगा। इसलिए आज हम आपको इस पूरे विवाद के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कल यानी रविवार को 13वें राउंड की कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी, जो बेनतीजा रही। लेकिन खबर इसमें यह नहीं है। खबर यह है कि पहली बार दोनों देशों ने इस बैठक के बाद अलग अलग बयान जारी किए हैं और वो भी बहुत सख्त बयान। इससे पहले हर बार बातचीत के बाद दोनों देश संयुक्त रूप से एक ही बयान जारी करते थे, यानी संयुक्त बयान जारी करते थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जॉइंट स्टेटमेंट। यानी बातचीत के बाद प्रेस स्टेटमेंट की जो भाषा और शब्द भारत के आधिकारिक बयान में होते थे वही चीन के भी आधिकारिक बयान में होते थे। यानी दोनों पक्ष कोई भी बयान संयुक्त बयान जारी करने से पहले एक दूसरे से बात करते थे, वो बयान एक दूसरे को दिखाते थे और आपसी सहमति से दोनों की तरफ से एक ही बयान जारी होता था। मैं आज वो सारे बयान अपने साथ लेकर आया हूं और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप पुराने बयान जब देखेंगे तो उसमें क्या नजर आता है और जो नया बयान आप देखेंगे उसमें क्या अलग है। उदाहरण के तौर पर इसी साल जब 2 अगस्त को दोनों देशों के बीच 12वें दौर की बातचीत हुई थी, कल जो हुई है वो 13वें दौर की थी, इससे पहले अगस्त में 12वें दौर की बातचीत हुई थी और तब दोनों देशों ने संयुक्त रूप से एक ही बयान जारी किया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। आज मेरे हाथ में अब तक की सभी जो मीटिंग्स हुई हैं उनके बाद जारी किए गए स्टेटमेंट्स की कॉपी है, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि हम इसे भारत और चीन की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा पॉलिसी शिफ्ट क्यों कह रहे हैं। पहले मैं आपको ये पढ़कर बताता हूं कि कल हुई बातचीत को लेकर भारत ने क्या कहा है। वैसे तो बयान बहुत लंबा है, लेकिन इसमें जो खास ऑपरेटिव पार्ट है वो आप सुनिए। भारत ने कहा है, ड्यूरिंग द मीटिंग द इंडियन साइड देयरफॉर मेड कंस्ट्रक्टिव सजेशंस फॉर रिजॉल्विंग द रिमेनिंग एरियाज बट द चाइनीज साइड वाज नॉट अग्रीएबल। चाइनीज साइड वाज नॉट अग्रीएबल एंड ऑल्सो कुड नॉट प्रोवाइड एनी फॉरवर्ड लुकिंग प्रपोजल्स। The meeting thus did not result in resolution of the remaining areas। यानी ये मीटिंग कल एक तरीके से फेल हो गई और ये बेनतीजा समाप्त हो गई। खास बात जो भारत ने लिखी है वो ये है कि भारत की तरफ से बहुत ही कंस्ट्रक्टिव सजेशंस दिए गए, सुझाव दिए गए, सकारात्मक सुझाव दिए गए कि कैसे इस पूरे मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन चीन इन सुझावों पर राजी नहीं हुआ और ना तो राजी हुआ और ना ही चीन ने इसे लेकर कोई और प्रपोजल सामने रखा। ये आप देख सकते हैं कि ये जो है भारत की तरफ से स्टेटमेंट है। अब मैं आपको बताता हूं कि कल की बैठक पर चीन ने क्या कहा है। चीन कहता है, इंडियन साइड स्टिल परसिस्टेड इन इट्स अनरीजनेबल एंड अनरियलिस्टिक डिमांड्स। यानी भारत अपनी अनरीजनेबल अनुचित मांगों पर अड़ा रहा, which added difficulties to the negotiation। ऐसा चीन कह रहा है। और चीन यह भी कह रहा है कि चाइना इज फर्म इन इट्स रिजॉल्व टू सेफगार्ड नेशनल सॉवरेनिटी। और फिर कहता है कि he hoped that Indian side should avoid misjudging the situation and cherish the hard-won situation in the India-China border areas। तो वो कह रहे हैं कि भारत ने इस पूरी सिचुएशन को मिसजज किया है। अभी पूर्वी लद्दाख में LAC पर, LAC होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC पर दोनों देशों के बीच हॉट स्प्रिंग्स, डिप्सोंग बल्ज और चार्डिंग नुला जंक्शन को लेकर विवाद है।
भारत ने पहली बार यह भी कहा है कि एलएसी पर मौजूदा स्थिति चीन की तरफ से यथास्थिति बदलने और द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन करने की वजह से हुई है। इसलिए यह जरूरी था कि चीन इस मामले में उचित कदम उठाए। हालांकि इसमें यह भी लिखा है कि दोनों पक्ष बातचीत को आगे भी जारी रखने के लिए सहमत हो गए हैं। लेकिन जो विवाद की जड़ है वो आपके सामने है। ये एलएसी, ये है विवाद की जड़। इससे पहले जब दोनों देशों के बीच कमांडर स्तर की बातचीत होती थी तो दोनों देश यही कहते थे कि सब कुछ अच्छा रहा, उन्हें एक दूसरे पर पूरा विश्वास है और सकारात्मक बातचीत हो रही है। अब पहले के जो बयान आते थे, अब मैं आपको वो पढ़कर सुनाता हूं जिसमें आपको समझ में आएगा कि पहले क्या होता था। इससे पहले जब 12वीं दौर की बातचीत हुई थी तो जो जॉइंट स्टेटमेंट आया दोनों की तरफ से वो था, द टू साइड्स हैड अ कैंडिड एंड इन डेप्थ एक्सचेंज ऑफ व्यूज on resolution of remaining areas related to disengagement along the line of actual control in the western sector of India-China border areas। ऐसा होता था। और ये 12वें राउंड की बातचीत है। इससे पहले 11वें राउंड की बातचीत भी सुनिए आप। ये 10 अप्रैल 2021 में क्या लिखा था, सेम वही भाषा। The two sides had a detailed exchange of views for the resolution of the remaining issues related to disengagement along the LAC in eastern Ladakh. The two sides agreed that it was important to take guidance from the consensus of their leaders, continue their communication and dialogue, and work towards a mutually acceptable resolution of the remaining issues at the earliest। यानी सब अच्छा है, एक दूसरे पर विश्वास है, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, संवाद बना के रखेंगे, इस तरह की बात होती थी। फिर देखिए फरवरी 21, 2021 में, तब इससे पिछले राउंड की जो बातचीत हुई थी वो देखिए 10वें राउंड की बातचीत। द टू साइड्स पॉजिटिवली अप्रेज्ड द स्मूथ कंप्लीशन ऑफ डिसएंगेजमेंट ऑफ फ्रंट लाइन ट्रूप्स इन द पैंगोंग लेक एरिया। They had candid and in-depth exchange of views on the other issues along the LAC in the western sector। और अगर मैं पूरा आपको पहले फिर 9वें राउंड की देखिए, उसमें भी यही है। The two sides agreed that this round of meetings, अब यहां भाषा देखिए, this round of the meeting was positive, practical and constructive, which further enhanced mutual trust and understanding। तो इस खबर का जो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ कि भारत ने इस बार यह कह दिया कि हमारी बात चीन को समझ में नहीं आ रही और चीन राजी नहीं हो रहा है हमारे प्रपोजल पर। और चीन ने भी यह कह दिया कि भारत ने इस पूरी स्थिति को मिसजज किया है और चीन का जो सरकारी मीडिया है वो अब लगातार भारत को धमकियां दे रहा है। तो इस खबर का पहला पॉइंट यह है कि भारत और चीन दोनों देशों ने एक दूसरे को लेकर अपनी पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा शिफ्ट किया है। इससे पहले इस तरह का बयान कभी देखा नहीं गया। यह बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। हालांकि यहां पर यह भी कहना जरूरी होगा कि जब इतने बड़े दो देश आपस में बातचीत करते हैं, उसमें डिप्लोमेसी होती है, उसमें लीडरशिप इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत बार पॉलिटिकल पोस्चरिंग करनी होती है, एक दूसरे को सख्त संदेश भी देना होता है और वो सख्त संदेश एक्चुअली बार्गेनिंग पॉइंट होता है। इस खबर का दूसरा बड़ा पॉइंट यह है कि अब इसके बाद क्या होगा। अगर चीन यह कह दे कि हम उन इलाकों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं और भारत जो मांग कर रहा है यह अनरियलिस्टिक है और यह नाजायज मांग है भारत की, तब क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि चीन की सेना जहां आज है वहीं पर रहेगी और पीछे नहीं हटेगी। इसके बाद आशंका यह है कि चीन के साथ हमारी सीमाएं भी अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जगह लाइन ऑफ कंट्रोल में बदल सकती हैं। अभी तक हमारी जो पूरी सीमा है चीन के साथ वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC कहलाती है। लेकिन हो सकता है, आशंका यह है कि अगर कोई हल नहीं निकला तो ये LC में बदल जाएगी। और LC का क्या मतलब है वो भी हम आपको बताते हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ हमारी जो सीमा लगती है उसे भी हम LC ही कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, जैसे आम भाषा में आप LOC कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल। और जो चीन के साथ हमारी सीमा इस समय लगती है उसे हम LAC कहते हैं, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी पाकिस्तान के साथ हमारी काफी बड़ी सीमा ऐसी है जो LC कहलाती है और चीन के साथ आज जो हमारा स्टेटस है बाउंड्री का वो LAC का स्टेटस है। LC और LAC में अंतर यह है कि LC में भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमाएं हैं उन पर विवाद है और LC में आप
जो दोनों देशों की सेनाएं होती हैं वो एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं, यानी कभी भी गलवान जैसी कोई भी हरकत हो सकती है, कोई भी घटना हो सकती है। लाइन ऑफ कंट्रोल में दोनों सेनाएं एक दूसरे के बहुत करीब होती हैं और जो लड़ाई होती है वो एक एक मीटर और एक एक इंच जमीन के लिए होती है, जैसा कि हम पाकिस्तान के साथ कुछ सीमाओं पर इस समय कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ जो हमारी सीमाएं हैं, जहां पर कोई विवाद नहीं है, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। तो पाकिस्तान के साथ हमारा एक बॉर्डर ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है, आईबी जिसको बोलते हैं। ये वो बॉर्डर होता है जिस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन जहां विवादित बॉर्डर है वहां पर या तो एलसी का स्टेटस होगा या एलएसी का स्टेटस होगा। जिस देश का जहां तक नियंत्रण होता है वहीं से दोनों देशों ने अपनी सेनाएं तैनात कर रखी होती हैं, ये स्टेटस होता है। पाकिस्तान के साथ भी यही है और अब चीन के साथ भी यही होगा कि चीन ने जहां तक कब्जा कर लिया अब सीमा वहां तक रहेगी, हमने जहां तक कब्जा कर लिया अब सीमा वहां तक रहेगी। और दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो आमने सामने एक दूसरे की आंखों में आंख डाल के वहां पर डटी रहेंगी, जिसके कारण सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग हो जाएगी, यानी हमें चीन के एक एक सैनिक को मार्क करके रखना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध के बाद जो सीमा निर्धारित हुई थी उसके तहत दोनों देश अपनी 1 इंच जमीन भी छोड़ नहीं सकते, इसीलिए वहां पर एलसी का स्टेटस है। लेकिन एलएसी पर स्थिति थोड़ी अलग होती है। यह एक ऐसी वास्तविक सीमा होती है जिसे लेकर दोनों देशों के बीच आम सहमति नहीं है, विवाद बना हुआ है, दोनों के दावे अलग अलग हैं और इसी वजह से एलएसी पर सोल्जर टू सोल्जर मार्किंग नहीं होती, बल्कि इसकी बजाय जो सेनाएं होती हैं वो एक दूसरे से काफी दूर खड़ी होती हैं। कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि सेना एक दूसरे को, जो सैनिक हैं वो देख भी नहीं पाते। कई बार 20-20 किलोमीटर पीछे तक सेनाएं होती हैं, 50 किलोमीटर पीछे भी सेनाएं होती हैं, वो एलएसी कहलाता है। और वहां पर 50 किलोमीटर के आसपास का जो बफर जोन है वो बनाया जाता है और उस इलाके में फौज की तैनाती नहीं होती। यही स्टेटस हमारा अभी तक चीन के साथ रहा था, क्योंकि एक बड़ा इलाका है जहां ना चीन की सेना है ना हमारी सेना है और चीन धोखे से चोरी छुपे उसी इलाके पर धीरे धीरे कब्जा करने की कोशिश करता है। यानी यहां दोनों देशों की सेनाएं आंखों में आंखें डालकर खड़ी नहीं होती, ये एलएसी होती है। केवल उन्हीं इलाकों में सेनाएं एक दूसरे के करीब जाती हैं जहां पर विवाद होता है। अब अगर जो आज की स्थिति है अगर ऐसा हो गया तो अब अगर एलएसी एलसी में बदल गई तो 50 से 100 किलोमीटर का ये जो बफर जोन होता है ये समाप्त हो जाएगा और दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने खड़ी हो जाएंगी। और उसके बाद जो लड़ाई होगी, लड़ाई मतलब जो पूरी फाइट है, वो एक एक इंच, एक एक मीटर, एक एक फीट जमीन को लेकर होती है। इससे होगा यह कि जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने एलसी पर पाकिस्तान के साथ खड़ा किया है वैसा ही चीन के साथ भी एलसी पर बनाना पड़ेगा, एलएसी जो आज है। और इसमें हमें सड़कें भी चाहिए, हाईवे भी चाहिए होगा, बंकर्स भी चाहिए होंगे और हमें जो सैनिकों की जो संख्या है उसे अब जबरदस्त रूप से बढ़ाना पड़ेगा। सैनिकों के रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ज्यादा रसद की जरूरत पड़ेगी और हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको अपनी पूरी सीमा, जो विवादित सीमा है, वहां पर अपने सैनिकों को चप्पे चप्पे पर तैनात करना है। सोचने वाली बात यह है कि एलसी सिर्फ लगभग 700 किलोमीटर लंबी है, जबकि एलएसी की लंबाई लगभग 3500 किलोमीटर है। यानी एलएसी अगर एलओसी में बदल गई तो यह बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जिस तरह से एलसी पर आए दिन सीज फायर का उल्लंघन होता है वैसा ही हिंसक संघर्ष अब चीन के साथ भी होगा। आप देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ अक्सर हम देखते हैं कि एलसी का एलओसी का उल्लंघन होता रहता है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ सेना आमने सामने खड़ी हुई है, देख पा रही हैं एक दूसरे को। ऐसा ही अब चीन के साथ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को अब एक नहीं 2 फ्रंट पर लड़ना होगा और दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। एक तरफ पाकिस्तान की सेना है और दूसरी तरफ चीन की सेना भी उतने ही करीब होगी। इस खबर का तीसरा पॉइंट यह है कि गलवान घाटी में पिछले साल हुई हिंसक झड़प के बाद अब दूसरी बार सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों में इस इलाके में सैनिकों की तैनाती बहुत चुनौतीपूर्ण होती है, मौसम बहुत खराब होता है और आशंका के अनुरूप अगर ये जो सीमा है ये एलएसी अगर एलसी में बदल गई तो सर्दियों में भी भारत को चीन की सेना के सामने अपने ज्यादा सैनिकों को तैनात करना होगा और इससे हिंसक टकराव का डर भी गलवान जैसी
घटनाओं का डर भी बना रहेगा। एक और बात यह कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों में सेना की तैनाती आसान काम नहीं है। उदाहरण के लिए सियाचिन में भारतीय सेना की तैनाती का प्रतिदिन जो खर्च आता है वो 6 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है रोज का। आने वाले समय में अगर सैनिकों की तैनाती इन इलाकों में बढ़ी तो ये एक और अलग तरह की चुनौती होगी। चौथा पॉइंट यह है कि कल से मालाबार एक्सरसाइज का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। मालाबार इलाका केरल राज्य के पास भारतीय समुद्री इलाके में है, जहां कल से क्वाड देशों की सेनाएं युद्ध अभ्यास करेंगी। क्वाड 4 देशों का एक ग्रुप है। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका का यह संगठन है, जिसकी पिछले दिनों में अमेरिका के व्हाइट हाउस में एक बैठक हुई थी जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे। और हो सकता है कि इस बैठक में भी इन देशों से भारत को मिलिट्री सहयोग का कोई भरोसा मिला हो, जिसके बाद चीन को लेकर भारत की इस नीति में यह साफ बदलाव देखने को मिला है। क्वाड को इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के खिलाफ सबसे बड़ी घेराबंदी के तौर पर भी देखा जाता है। इसलिए यह कल से शुरू होने वाली मालाबार एक्सरसाइज भी अब बहुत महत्वपूर्ण होगी इस नए घटनाक्रम के बाद। इस पूरे मुद्दे पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को धमकी दी है और कहा है कि भारत को अब वैसा बॉर्डर नहीं मिलेगा जैसा वो चाहता है, और अगर भारत ने युद्ध लड़ा तो उसकी जो निश्चित तौर पर उसकी हार होगी। यानी चीन ने अब ये झूठी धमकियां देनी भी शुरू कर दी हैं। आज इस मुद्दे पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वो भारत की मांगों को नहीं मानेगा। कमांडर स्तर की बातचीत में भारतीय सेना की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसे चीन नहीं मानेगा, और यह बात अब खुलकर चीन कह रहा है, यह बात उनके राजनयिक कह रहे हैं। हालांकि भारत में इस पर राजनीति शुरू हो गई है, और आप तो जानते हैं जब इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो चीन एकजुट हो जाता है, क्योंकि चीन में कोई विपक्षी दल है ही नहीं। वहां की सरकार जो फैसला कर लेती है वही लागू होता है। लेकिन हमारे देश में जैसे ही इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है, हमारे विपक्षी दल अपनी ही सरकार के पीछे पड़ जाते हैं, अपनी ही सेना को कमजोर करते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम पर चीन के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं और एक तरीके से चीन की ही मदद करना शुरू करते हैं। क्योंकि जब आप भारत को कमजोर करते हैं, भारत की सरकार को कमजोर करते हैं, भारत की सेना को कमजोर करते हैं, तो इसका मतलब आप चीन की टीम में खेल रहे हैं। 13वीं वार्ता एक बार फिर फेल हो गई। सवाल बड़ा सीधा है, कहां है लाल आंख और कहां है 56 इंच? कब चीन से आंख में आंख डालकर बात करेंगे मोदी जी? कब देश की सरजमीं से चीन का कब्जा छूटेगा और चीन को डेप्सांग प्लेन और गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे धकेलेंगे? प्रधानमंत्री जी छुपिए मत, सामने आइए, जवाब दीजिए, देश जवाब मांगता है। कि चाइना ने हमारे 21 लोग मार दिए, उन्होंने हमारी जमीन पे कब्जा किया है। कल उनके साथ तीसरा राउंड भी टॉक्स हो गए, वो भी फेल हो गए, मगर बातचीत चालू है उसके बावजूद। तो मैं समझती हूँ कि यहाँ भी हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। अभी एक JCO मारा गया, उसके साथ 4 जवान मारे गए इधर पुंछ में, तो ये कब तक चलेगा? ये खून खराबा कब तक चलेगा? ये विवाद गंभीर तो बहुत है, क्योंकि भारत और चाइना, सबसे बड़ी बात यह है, 2 बहुत बड़े देश हैं, दुनिया के 2 बहुत बड़े देश हैं, और दोनों न्यूक्लियर पावर से संपन्न देश हैं, और दोनों की जो सेनाएं हैं वो विशाल हैं, दोनों की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। इसलिए उनका इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आना और बातचीत में इस तरह का बयान देना अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है, और ये बात अब कहीं तक भी जा सकती है। लेकिन जो उम्मीद की किरण है वो ये है कि अब भी इस पूरे मामले को सुलझाया जा सकता है। दोनों तरफ से इस मामले में जो लोग डील कर रहे हैं वो बहुत सीनियर हैं, वो बहुत परिपक्व हैं, मैच्योर्ड हैं, और वो मामले को एक हद से बाहर आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देंगे, क्योंकि कई बार इस तरह के तनाव की खबरों के जरिए एक दूसरे पर दबाव भी बनाया जाता है। और भारत ने जो किया है, असल में भारत चीन को एक संदेश देना चाहता है, कड़ा संदेश देना चाहता है, और यह अच्छा हुआ कि भारत ने 13वें राउंड के बाद ही ये संदेश चीन को दे दिया, और चीन ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। वरना होता ये कि भारत चीन पर विश्वास करता चला जाता, बैठकें होती चली जाती, और हर 2 बैठकों के बीच चीन हमारी कुछ और जमीन ऐसे ही हड़पता चला जाता और फिर उसे मानने से इनकार करता। इसलिए अब अच्छा हुआ कि भारत ने एक अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, और चीन ने भी अपना असली रंग
दिखा दिया है। हमें लगता है कि दोनों देशों के सरकारों में ऊंचे पदों पर बैठे वरिष्ठ लोग इस विवाद को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो हम आज आपको बता रहे हैं, मीडिया के लिए बहुत आसान है आपको यह कह देना कि कल से युद्ध शुरू हो जाएगा या आने वाले समय में युद्ध शुरू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और यही काम चीन का सरकारी मीडिया इस समय कर रहा है। अगर आप चीन के अखबार पढ़ लेंगे, सरकारी मीडिया को पढ़ लेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि अब बस भारत और चीन के बीच युद्ध शुरू होने ही वाला है। लेकिन हम आपको यह बता रहे हैं कि दोनों देशों के बीच ये एक बहुत टफ पोस्चरिंग है। ये एक दूसरे के साथ बार्गेन करने का एक तरीका होता है और अगर इसे लिमिटेड तरीके से यूज किया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो इसके नतीजे भी आ सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि चीन एक ऐसा देश है जो बोलता कुछ है और करता कुछ है। चीन इससे पहले भी भारत को कई बार धमकाता चला आ रहा है। 1962 में भी ऐसा ही हुआ था और चीन को ऐसा लगता था कि ये 1962 का ही भारत है, यानी वो जो कहते रहेंगे, जो करते रहेंगे, भारत चुपचाप स्वीकार करता रहेगा। लेकिन गलवान के बाद चीन को यह समझ में आ गया है कि ये नया भारत है और अब भारत को दबाव में रखना उसके लिए आसान नहीं है। भारत पलटकर जवाब भी दे सकता है और भारत हथियारों से भी जवाब देता है और इस तरह की जो बैठक होती हैं उसमें भी भारत पलटकर जवाब देता है, जैसा कि भारत ने कल दिया है। लेकिन यह खबर है जरूर चिंताजनक। ये एक अलग तरीके की खबर है क्योंकि इससे पहले बातचीत के बाद ऐसे बयान कभी देखने को मिले नहीं, सुने नहीं। इसलिए एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जिसे आपको और पूरी दुनिया को इस समय गंभीरता से लेना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.